हेलो साथियों, कैसे हो? स्वस्थ हो? मस्त हो? इसी आशा और विश्वास के साथ एक और शानदार और लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं संदीप शर्मा सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मैं एक लेटेस्ट अपडेट के साथ आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। निश्चित रूप से एक बड़ी खबर है, क्योंकि लाखों ऐसे बेरोजगार साथी जो इंतजार कर रहे थे कि कब कॉलेज लेक्चरर की भर्ती आएगी, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे जो पिछली भर्ती आई थी उसकी प्रक्रिया पूरी भी नहीं हुई है। उससे पहले राज्य सरकार ने और आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2024 का है वो नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। तो उसमें कौन से विषय के लिए कितनी पोस्ट है उनके लिए विज्ञापन जारी किया गया है, उन तमाम टॉपिक पर आज के इस सेशन में अपन चर्चा करेंगे। लास्ट डेट क्या होगी, कब एग्जाम हो सकती है, उन तमाम छोटे और मोटे बिंदुओं पर अपन आज के इस सेशन में चर्चा करने वाले। तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन इतना है कि अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें, है ना। और आप वीडियो को साथियों के साथ शेयर कर दें, ताकि जो भी साथी कोई भी कंपटीशन एग्जाम, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर तो वैसे भी बड़ी एग्जाम है, इसको बेरोजगार साथी भी तैयारी करते हैं और जो ऑलरेडी जॉब में लगे होते हैं वो भी इस भर्ती का इंतजार करते रहते हैं, है ना। बहुत से साथियों के मन में ये था कि 2022 की भर्ती है, उसके अभी तक उसके क्या हुए नहीं है, इंटरव्यू नहीं हुए हैं। कुछ सब्जेक्ट के हो गए, कुछ के नहीं हुए हैं, और उसका रिजल्ट भी कोर्ट में चल रहा है, तो उनका भी बाकी है। लेकिन इतना बड़ा नोटिफिकेशन कॉलेज लेक्चर के लिए आ जाएगा ऐसा किसी ने अनुमान नहीं लगाया था। हो सकता है कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए पोस्टें हैं वो कम है, लेकिन कॉलेज लेक्चरर के लिए इतनी पोस्ट है वो तैयारी करने वाले बच्चे के लिए पर्याप्त होती है। तो उन तमाम टॉपिक पर आज के सेशन में अपन चर्चा करेंगे। तो फटाफट से अपन बात कर लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए कितनी पोस्टों के लिए विज्ञापन आया है। ठीक है साथियों, देखो अपन चर्चा करेंगे इस पे। देखो ये आपका आरपीएससी ने, जो आपके राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, उसने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। कब? ये 13 तारीख को उन्होंने जारी किया है। और उन्होंने क्या किया है, क्या बताया है कि आयोग द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग के लिए जो राजस्थान शिक्षा सेवा है, जिसमें महाविद्यालय शाखा, एक तो स्कूल शाखा होती है और एक महाविद्यालय शाखा होती है, क्योंकि ये भी आरईएस ही होता है ना, राजस्थान एजुकेशन सर्विस। और ये भी जो आपका व्याख्याता होता है, स्कूल व्याख्याता, वो भी है। लेकिन ये महाविद्यालय शाखा है जिसमें आपके सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के कितने विषय, 30 विषय, कितने 30 सब्जेक्ट पे उन्होंने ये नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है ना। उसके लिए 30 विषयों के कुल 575, कितने 575 पोस्ट हैं, उसके लिए उन्होंने ये विज्ञापन है वो जारी किया। कितनी पोस्ट है? 575 पोस्टों के लिए है। और सारे के सारे पद क्या है? स्थायी पद है, टेम्परेरी नहीं है, संविदा केंद्र नहीं है। अब इसमें कमी और वृद्धि भी राज्य सरकार द्वारा की जा सकती है। तो ये चीज अपने को विशेष ध्यान में रखनी है, क्योंकि पोस्ट आ गई है तो इतनी पोस्ट तो कन्फर्म है, 575 पोस्ट तो कन्फर्म है। इसके अलावा भी राज्य सरकार को ये लगता है कि भाई आशा अनुरूप विज्ञापन नहीं जारी किया गया तो इन पोस्टों में वृद्धि कर सकती है। अब अपन देखेंगे 30 सब्जेक्ट में किन किन सब्जेक्ट में कितनी कितनी पोस्ट है। देखो सबसे पहले आपका चित्रकला में आपकी 8 पोस्ट के लिए विज्ञापन है। आपकी अर्थशास्त्र है उसके लिए 23 पोस्ट के लिए है। अंग्रेजी है उसके लिए 21 पोस्ट के लिए है। आपकी जीपीईएम है उसके लिए 1 पोस्ट के लिए है। भूगोल है उसके लिए 60 पोस्टों के लिए। तो मेरे हिसाब से है भूगोल है वो सबसे ज्यादा है ना, सबसे ज्यादा जो पोस्ट है किस में है? भूगोल में आई है ना। पर ज्यादा का मतलब है कि 60 है। हिंदी में भी आपकी 58 पोस्टों के लिए विज्ञापन वो जारी किया गया है। हिस्ट्री के लिए आपकी 31 पोस्ट है। आपकी होम साइंस की 12 पोस्ट है। आपकी संगीत है ना, उसके लिए 4 पोस्ट है। संगीत कंठ के लिए 7 पोस्ट है। आपकी फारसी भाषा के लिए 1 पोस्ट है ना। आपका दर्शन शास्त्र है उसके लिए 7 पोस्ट है। पॉलिटिकल के आपके लिए 52 पोस्ट है। राजनीतिक विज्ञान है उसके लिए कितनी पोस्ट है? 52 पोस्ट है। मनोविज्ञान के लिए आपकी 7 पोस्ट है। लोक प्रशासन के लिए 6 पोस्ट है। संस्कृत के लिए भी आपकी 26 पोस्ट है। समाजशास्त्र है उसके लिए आपकी 24 पोस्ट है ना। स्टैटिक्स है उसके लिए आपकी 1 पोस्ट है। TD&P के लिए आपकी 2 पोस्ट है। उर्दू के लिए आपकी
8 पोस्ट है। आपके जो वनस्पति शास्त्र है उसके लिए आपकी 42 पोस्ट है वनस्पति शास्त्र के लिए। रसायन शास्त्र के लिए आपकी 55 पोस्ट है ना, और गणित के लिए आपकी 24 पोस्ट है, ठीक है। भौतिक शास्त्र है उसके लिए 11 पोस्ट है। प्राणी शास्त्र है उसके लिए भी 38 पोस्ट है ना। साइंस वालों के लिए भी खूब पोस्ट है। कॉमर्स में बात करें तो आपकी जो ABST है उसके लिए आपकी 17 पोस्ट है ABST के लिए। पिछले के मुकाबले कम है क्योंकि पिछली बार शायद 89 के आसपास पोस्ट थी ABST में, है ना। और आपका व्यवसाय अध्ययन है उसके लिए 10 पोस्ट है। आर्थिक और वित्तीय अध्ययन है उसके लिए 8 पोस्ट है। विधि है उसके लिए 10 पोस्ट है। और लास्ट में आपका डांस है उसके लिए 1 पोस्ट है। इस तरीके से कुल मिलाकर टोटल पोस्ट आपकी कितनी हो जाती हैं? टोटल पोस्ट है वो कितनी हो जाती हैं? टोटल पोस्ट है वो 575 पोस्ट है उनके लिए हो जाती है ना। तो कुल मिलाकर 575 पोस्टों के लिए एक बड़ा विज्ञापन है। अब आप इसमें से कौन से सब्जेक्ट की तैयारी करते हो वो आप पे है कि भाई आपने पीजी किस से कर रखी है और साथ में आप नेट है वो किस से क्वालिफाइड हो, या इस प्रकार की आशा रखते हो कि आगे होने वाली जो नेट की एग्जाम है उसको आप क्वालिफाइड कर लोगे, या आप सेट एग्जाम है वो आपने क्वालिफाइड कर रखी है, या आपने पीएचडी कर रखी है ना। क्योंकि इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो ये मांगी जाती है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो, कॉमर्स के लिए मैं बात करूं, कॉमर्स के लिए तो कॉमर्स की आपकी ABST के लिए है, व्यवसाय अध्ययन के लिए और EFM के लिए। ABST है ना। ABST की क्लासों के लिए आप हमारे इस चैनल को कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, है ना। इसमें आपको रूटीन क्या मिलेगी? ABST के जो जो टॉपिक होंगे वो आपको पूरे करवाने का प्रयास करवाया जाएगा, जो जो टॉपिक आपके इसमें दे रखे। तो ABST के लिए एक विशेष प्लेटफॉर्म है वो हमारे द्वारा आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अलावा EFM और BHM के भी जो नोट्स होंगे वो आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। आप घर बैठे बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। साथ में हमारी कुछ ऐसी फैकल्टी भी जुड़ेगी जो आपको बढ़िया तरीके से बढ़िया चीज़ है वो प्रोवाइड करवाएगी। तो ठीक है, जो कॉमर्स से रिलेटेड है और जिन्होंने PG ABST से कर रखा है, EFM से कर रखा है, आपकी बिजनेस से कर रखा है, उनके लिए एक बढ़िया मौका है। चाहे वो अगर वो पहले से स्कूल लेक्चरर में लगे हुए हैं तो उनके लिए कॉलेज लेक्चरर, या सेकंड ग्रेड में लगे हुए हैं तो भी कॉलेज लेक्चरर के लिए एक बढ़िया मौका हो सकता है। वैसे तो कॉमर्स में सेकंड ग्रेड वाला लगता नहीं है कोई, है ना। फिर भी किसी ने SST करके यानी डबल जो एडिशनल BA कर लेते हैं वो लग जाते हैं, तो वहाँ कोई ऐसा साथी है तो उनके लिए भी एक बढ़िया मौका हो सकता है। क्योंकि भर्तियाँ खूब सारी हैं, है ना। आपको कंफ्यूज नहीं है, आपको कौन है वो सेट करना, अपना टारगेट है वो सेट करना कि भाई अपने को इस चीज़ में सिलेक्शन लेना है। क्योंकि कल आपने देखा था 12 तारीख में इतने सारे नोटिफिकेशन है वो चयन बोर्ड ने और आपके RPSC ने जारी किए हैं, जिसमें आपके सेकंड ग्रेड का भी है, जिसमें आपका लाइब्रेरियन भी है, जिसमें आपके जो चतुर्थ श्रेणी है वो भी है, जिसमें आपके वाहन चालक है ना। इस तरीके से कुल मिला के खूब सारे पदों के लिए विज्ञापन उन्होंने जारी किया, है ना। तो अपने लिए एक बढ़िया मौका है, अभी से अपन तैयारी में जुट जाएंगे तो निश्चित रूप से 2025 है वो अपने लिए बढ़िया होने वाला है। ठीक है साथियों, अब आगे देखते हैं। और इसमें इन पोस्टों की चर्चा हो गई। अब इन पोस्टों को आपको प्राप्त करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? प्रयास करना पड़ेगा लगातार। लगातार अपन प्रयास करेंगे तब जाके अपन उसमें सफल होते हैं। कोई भी वैकेंसी आने के लिए अपने को पूर्ण समर्पण भाव से तैयारी करनी पड़ती है, और समर्पण भाव से अपन तैयारी करते हैं तो ही उसमें अपन सफल होते हैं। बात यहाँ पे ये दे रखी है, आवेदन करना चाहता है तो प्रत्येक विषय के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा। जैसे मान लो किसी में कॉमर्स की बात करूं, है उससे भी कर रखा है ना, और साथ में उसने से भी कर रखा है, पर उसको क्या करना पड़ेगा? अलग अलग वो अप्लाई करना पड़ेगा। साथ में ये पद है उनसे संबंधित जो शैक्षणिक योग्यता है, आयु सीमा में छूट है, उनके जो साथ जो पद है उसका जो वर्गीकरण है वो प्रत्यक्ष आयोग है वो शीघ्र ही आपकी वेबसाइट है उसमें अपलोड कर देगा, वहां से अपन देख सकते हैं। ठीक है साथियों, तो ये चीज
तो हो गई नॉर्मली इसकी पोस्ट से रिलेटेड, ये सारी चीज आपने देख ली है ना। ये चीज चर्चा होने के बाद और ऐसे कौन से पॉइंट है जिस पे अपन चर्चा कर सकते हैं। ये कुछ पॉइंट है जिस पे अपन बात करें। है योग्यता से रिलेटेड, शैक्षणिक आपकी जो क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड क्या है कि उक्त के लिए जो भी पद है क्वालिफिकेशन है वो अर्जित कर लेनी है। क्या करनी है? क्वालिफिकेशन है वो अर्जित करने का सबूत देना पड़ेगा। और साक्षात्कार का मतलब क्या है? आपके नंबर से मतलब नहीं है, आपके नंबर से मतलब नहीं है। यहां पर है कि जब आपके सब्जेक्ट का जब साक्षात्कार स्टार्ट होता है उससे पहले, है ना, साक्षात्कार से पूर्व अभिव्यक्ति का से साक्षात्कार की प्रक्रिया आरंभ होने की दिनांक, यानी साक्षात्कार का जो पहला दिन होता है वहां तक आपके पास है वो क्वालिफिकेशन हो जानी चाहिए। ठीक है। इनका जो पे बैंड है, ग्रेड पे है L10 और 15,639 100 के अंतर आएगा, जिसमें आपका जो ग्रेड पे है वो 6,000 रहेगा, है ना। ग्रेड पे कितना होगा? 6,000 का होता है। लेक्चरर का आपको पता है 4800 है, और कॉलेज लेक्चरर है उनका जो ग्रेड पे है वो 6,000 होता है। इसमें साथ ही राज्य सरकार के नियमानुसार जो प्रवीक्षा काल होता है ना, उसमें आपका जो मासिक यानी फिक्स वेतन होता है ना, वो भी आपको दिया जाएगा। 2 साल का जो आपका प्रोबेशन पीरियड होगा उसमें आपका फिक्स वेतन होगा वो मिलेगा। और 2 साल के बाद जब आपका प्रोबेशन पूरा हो जाएगा तो आपको, है ना, 6,000 की ग्रेड पे में 56,100 से आपका जो वेतन है वो स्टार्ट होगा, और उसमें जो आपका HRA है, DA है, वो सारा का सारा इंक्लूड हो जाएगा। आयु सीमा के लिए आयु सीमा 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होने चाहिए। 1 जुलाई 2025 को 1 जुलाई 2025 को उन्होंने क्या किया है कि न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है वो आपकी हो सकती है ना। साथ में जो श्रेणियां हैं उनको जो आयु में छूट दी जाती है वो आपको अधिकतम आयु में छूट मिलती है, न्यूनतम आयु में नहीं। न्यूनतम तो 21 होना जरूरी है। कितना होना जरूरी है? 21 होना जरूरी है। लेकिन अधिकतम में जो भी जिस हिसाब से जिस कैटेगरी में होगा उस कैटेगरी के हिसाब से उसे छूट मिलेगी। कि जैसे राजस्थान में राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनको 5 वर्ष की है वो एज में छूट होती है, यानी वो 45 वर्ष के होते हैं तो भी फॉर्म है वो भर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो सामान्य वर्ग की महिला है उनको भी 5 वर्ष की छूट है ना। राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की जो महिला अभ्यर्थी है उनको आपके 10 वर्ष की छूट है ना। विधवा, विच्छिन्न विवाह, परित्याग, तलाकशुदा महिला है उनकी आयु में कोई सीमा नहीं है। कुल मिला के लगभग जो कैटेगरी के अनुसार है उनको जो छूट मिलेगी वो उस हिसाब से छूट है वो कवर करनी है। ठीक है, हो गई बात। तो ये तो एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड है कि भाई आपको लगभग हर कैटेगरी को है वो छूट मिलती है, और उस कैटेगरी के अनुसार आपको क्या करना है? फॉर्म में भरना है। ठीक है। इसके बाद एक ये चीज भी है कि अगर आपकी एग्जाम है, एग्जाम में जैसे फॉर्म ज्यादा आ जाते हैं तो फॉर्म ज्यादा आने से कई बार क्या होता है वो पेपर है वो कई पारियों में आयोजित किया जाता है ना। जैसे प्रथम पारी, द्वितीय पारी, फिर अगले दिन की प्रथम, यानी वो एक ही सब्जेक्ट के ज्यादा कैंडिडेट होने की वजह से उनको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में कंप्लीट किया जाता है। तो वहां पर क्या है कि पेपर का स्तर 1 करने के लिए जो सामान्यकरण की प्रक्रिया, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है वो अपनाई जा सकती है ना। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। परीक्षा का स्थान और माह, तो परीक्षा का स्थान और तिथि के संबंध में सूचित कर दिया जाएगा, है ना। अगर इनमें किसी प्रकार की पोस्ट की वृद्धि नहीं होती है तो आपकी नवंबर तक ये एग्जाम है वो संभावित है ना। नवंबर 2025 तक ये एग्जाम है वो संभावित है अगर पोस्टों में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं होती है। पाठ्यक्रम और योजना, सभी प्रकार के जो ऑब्जेक्टिव टाइप है ना क्वेश्चन होंगे, ऑफलाइन भी हो सकती है और ऑनलाइन भी हो सकती है ना। MC क्वेश्चन होंगे सारे के सारे
जो आपका पाठ्यक्रम होगा वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। आवेदन तिथि, ये महत्वपूर्ण है। आवेदन तिथि आपकी किससे स्टार्ट है? आवेदन तिथि यानी एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन है वो स्टार्ट कब है? 12/1/2025 से है ना, 12/1/2025 से है और 10/2/2025 तक है ना, 10/2/2025 यानी 12 जनवरी से ये फॉर्म स्टार्ट होंगे और आपको 10 फरवरी तक ये फॉर्म है, आपको फॉर्म भर देना है। तो ये डेट अपने को ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये डेट आज ही नहीं है, ये डेट आज नहीं है, ये आज से 1 महीने बाद, यानी अभी दिसंबर माह चल रहा है, आपको याद रखना पड़ेगा कि 1 महीने बाद 12 जनवरी से ये फॉर्म है ऑनलाइन स्टार्ट होंगे और 10 फरवरी तक आप ये फॉर्म है वो भर सकते हो। अब भरने का तरीका, तो भरने के लिए आपको पता है, आपने बहुत बार फॉर्म है वो भरे, तो इसके लिए अपने को क्या करना है? अपनी जो SSO ID है उस SSO ID को लॉगिन करना, SSO ID को लॉगिन करना है और SSO ID को लॉगिन करने के बाद SSO ID को लॉगिन करेंगे है ना, तो SSO ID को लॉगिन करेंगे तो उसमें आपका स्कॉलरशिप नाम का एक क्या आएगा? ऐप आएगा, उसमें अपने को क्या करना है? फॉर्म भरना है ना। अब ये ध्यान रखना है कि वहां पर OTR है वो सबसे पहले आपको, अगर आपने OTR में कोई त्रुटि है तो उस त्रुटि को सही करना है ना, उस त्रुटि को सही करने के बाद आगे की जो प्रोसेस है वो आपको काम में लेनी है ना। वैसे तो ये सारी चीज है वो ई मित्र वाला कर देगा, लेकिन फिर भी अपने को ध्यान में रखना है ना। इसमें OTR करने के बाद, OTR में देखो आप 4-5 चीजों में संशोधन नहीं कर सकते, जैसे आपके स्वयं का नाम है, पिता का नाम है, जन्म तिथि है, लिंग है, आपकी सेकेंडरी या समकक्ष परीक्षा है ना, विवरण, आधार कार्ड है, इनमें किसी प्रकार का आप संशोधन संभव नहीं है। बाकी आवश्यक प्रविष्टियों में अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो निश्चित समय के लिए आप पेमेंट देकर उसमें सुधार कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और कौन सी चीज है ऐसी जो आपके लिए जानना जरूरी है? ये इसमें संशोधन की प्रोसेस है ना। वैसे तो मैंने इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दिया है, वहां से आप चेक कर सकते हो कि भाई OTR में कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप किस तरीके से उसमें संशोधन कर सकते हो। इसके लिए अलग से बोर्ड ने बताया है कि अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि रहती है तो उसके लिए आपको जो फीस है वो देनी पड़ेगी और उसमें आप संशोधन है वो कर सकते हो, है ना। तो ये वैसे तो देखो OTR में 5 चीज तो बताई दी, खुद का नाम है, पिता का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, मोबाइल नंबर है ना, ये आप चेंज नहीं कर सकते हो। बाकी में अगर कोई संशोधन करना होता है तो उसमें आपको 500 रुपये फीस है वो देनी पड़ती है। संशोधन के 3 तरीके होते हैं। पहला तो जब आवेदन चल रहा है ना, आवेदन चल रहा है तब उस समय आप संशोधन कर सकते हो। दूसरा होता आवेदन की समाप्ति पर के बाद अगले 10 दिन में आप संशोधन कर सकते हो, और उसके बाद भी नहीं करते हो तो परीक्षा की डेट आती है उससे 60 दिन पहले, है ना, परीक्षा से 60 दिन पहले 7 दिन का एक मौका मिलता है, उस समय भी आप उसमें संशोधन कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है, वहां जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो और कौन कौन से कैसे कैसे संशोधन है वो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं फीस की कि भाई जो RPSC है वो कितनी फीस है वो आपसे चार्ज करेगी, है ना। तो चार्ज करने के लिए RPSC की लगभग फीस है वो इक्वली होती है कि जो आपके सामान्य, है ना, सामान्य या अनारक्षित या पिछड़ा वर्ग के क्रिमिलियर, अति पिछड़ा वर्ग के क्रिमिलियर अभ्यर्थी हैं उनके लिए 600 रुपये फीस है वो RPSC ने निर्धारित की है। आरक्षित वर्ग में आपके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, है ना, OBC है जो नॉन क्रिमिलियर है, MBC है नॉन क्रिमिलियर है, उनके लिए 400 रुपये, है ना। और साथ में जो दिव्यांगजन है उनके लिए भी 400 रुपये। तो फीस का 2 ही क्राइटेरिया है, 600 और 400, है ना। तो बहुत ज़्यादा फीस में कोई डिफरेंस नहीं है ना। तो यहाँ पर आपको 400 या 600 रुपये जो फीस है वो देनी पड़ेगी अपनी कैटेगरी के हिसाब से, जो भी कैटेगरी में आप आते हो, ठीक है। इसके बाद ये कुछ
कुछ और चर्चाएं ये अपन चर्चा कर लेते हैं इसके पाठ्यक्रम से रिलेटेड कि भाई पाठ्यक्रम में इसका क्या क्या चीज है वो शामिल होती है। ठीक है, अब देखो पाठ्यक्रम में ये तरह की स्कीम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, इसमें आपको पता है रिटर्न एग्जाम होती है और इंटरव्यू होता है, दोनों चीज होती है। पेपर फर्स्ट है वो आपका सब्जेक्ट का होता है जिसमें 75 है ना, 75 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। 150 क्वेश्चन कितने होंगे? 150 क्वेश्चन होंगे, 75 मार्क्स के 3 घंटे इसमें मिलते हैं। पेपर सेकंड होगा वो भी आपका सब्जेक्ट का होगा और उसमें भी 150 क्वेश्चन 75 के 3 हॉर्स मिलते हैं। और जो जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान है उसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, है ना, उसमें आपको 2 घंटे मिलते हैं। इस तरीके से 200 का आपका पेपर होगा, है ना, और प्लस 24 का इसमें इंटरव्यू आपका इंक्लूड किया जाएगा। ये रखेगा इंटरव्यू में क्या होगा, इंटरव्यू सेल बी कैरी 24 मार्क्स, है ना, 24 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। टू द एक्सटेंट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ वैकेंसी, जितने आपकी पोस्ट होंगी उसके 3 गुना कैंडिडेट हैं वो आपके बुलाए जाएंगे, कॉल किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। ठीक है, इसके अलावा ये सारी चीज है, उसको बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, ये तो अपने पढ़ लेंगे वैसे भी, है ना। ये सारी चीज है तो ये नॉर्मली आपको पता ही है, सारे के सारे एग्जाम देते हैं, है ना, हर साथी है कोई ना कोई एग्जाम देके ही इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंचता है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ ये सारी की सारी उनके लिए जानने के लिए है। वैसे वो सारे जानते भी हैं कि भाई नया नियम कर दिया इस बार, ऑप्शन में क्या आएंगे, 5 ऑप्शन आएंगे, 1 2 3 4 5, सभी को आपको ब्लू पेन से आपको क्या करना है, गोले को सर्किल में राउंड एंड राउंड करना है, सारे क्वेश्चन को ऑप्शन देने जरूरी है ना। 5वां आंसर है, अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो तो आपको 5वां आंसर वो लगाना होता है कि भाई मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, है ना। इसके अलावा आपको क्या होता है, आफ्टर सॉल्विंग क्वेश्चन, है ना, आपको 10 मिनट है वो एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, है ना, 10 मिनट। और इसके अलावा 10% क्वेश्चन ऐसे अगर आपने जो 5वां ऑप्शन नहीं अपनाया, है ना, जैसे मान लो आपके 150 क्वेश्चन है और आपने 20 क्वेश्चन को आपने 5वां ऑप्शन नहीं अपनाया और उनको ऐसे छोड़ दिया, तो आपको क्या किया जा सकता है, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। ठीक है, अति महत्वपूर्ण में क्या आ गया, अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अपने वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अंकित करे जिस पर वह परीक्षा और साक्षात्कार के संबंधित भावी सूचना एसएमएस और ईमेल के माध्यम से प्राप्त करता रहे। तो ये एक नॉर्मल जानकारी है, ये अपने को अपने दिमाग में रखनी है। ठीक है, इसके अलावा कोई ऐसी कोई विशेष जानकारी है नहीं। बाकी तो देखो अपने को लास्ट डेट ध्यान रखनी है और तैयारियों में जुटना है, क्योंकि अपन तैयारियों में जुट जाएंगे तो फिर सारी चीजें वो कवर हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक लेटेस्ट अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर की है, कॉलेज लेक्चरर के 575 पोस्टों के लिए जो विज्ञापन आया है उस पर अपन ने चर्चा किया। निश्चित रूप से जो भी साथी हैं कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे थे और संयोगवश उनका पिछली भर्ती से वो कुछ नंबरों से रह गए, तो उनके पास बढ़िया मौका है, क्योंकि अभी आपने तैयारी की है, उन तैयारियों को अब जोड़ना है और नए सिरे से तैयारियों में जुट जाना। और अगर ऐसा करोगे तो निश्चित रूप से 2025-26 है वो आपके लिए कॉलेज प्रोफेसर के रूप में एक नया काम है वो आपको मिलेगा और निश्चित रूप से एक बढ़िया पद वो आपको मिलेगा। ऐसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।